चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रस्तावना। क्योंकि आपको याद होगा कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर ये 3 डेट हमने बताया था। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है? संविधान सभा का अध्यक्ष। याद है? फिर 2 दिन बाद 11 तारीख को जब मुस्लिम लीग बहिष्कार करता है तो 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है 11 तारीख को। ठीक उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं, पारित करते हैं, पता है, पेश करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। वही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जब संविधान बनता है, संविधान बनकर जब निर्माण हो जाता है, तैयार हो जाता है। संविधान कब तैयार होता है? याद करिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो जाता है, पारित कर दिया जाता है, लेकिन लागू पूरी तरीके से नहीं होता, लेकिन संविधान बनके तैयार हो जाता है। तो वही संविधान में जो नेहरू जी प्रस्ताव पेश किए थे, उसी प्रस्ताव को हूबहू संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक है? जैसे हम कोई चीज़ नहीं लिखते हैं, जैसे कोई निबंध लिखते हैं तो पहले लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब पूरा निबंध के बारे में सब कुछ लिख देंगे। जैसे कोई मेले के बारे में मेला पर लेख लिखना हुआ, ठीक है, तो मेला पर लेख लिखना हुआ, निबंध लिखना हुआ, तो क्या करेंगे? प्रस्तावना बढ़िया से एकदम बनाते हैं। उसी प्रस्तावना में मेले में क्या होता है, ठेला, मिठाइयाँ, खिलौने, सर्कस, ये सब जो होता है छोटा छोटा, छोटे चीज़ में वही चीज़ दिखा दिया जाता है। फिर जब लिखेंगे तो उसको फिर बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। तो वही हाल होता है। ये जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में संविधान का पूरा चीज़, संविधान के जो आदर्श थे, संविधान की जो बातें थी, आदर्श था, वो संविधान का आदर्श इसी प्रस्तावना में बहुत कम शब्दों में लिख दिया गया। ठीक है? पूरा प्रस्तावना कितना क्या है उसे हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उसमें सभी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मर्पित करते हैं। शुरुआत कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से। अंतिम कहाँ होता है? शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से। लास्ट में देखे हैं ना कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंतिम में क्या आया? ये है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या प्रस्ताव पारित करते हैं। तो प्रस्तावना में शुरुआत में क्या है? हम भारत के लोग। लास्ट में क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने की बात है। ठीक है? तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? हम भारत के लोग का मतलब हुआ भारत की जनता। हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? भारत की जनता। यानी हम भारत के लोग। अगर संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भारत के लोगों से, यानी भारत की जनता से। याद रहेगा?
संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। पूरे संविधान में जनता ही मेन है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जनता ही चुनाव करती है, नहीं चुनती है? जनता ही सरकार को चुनती है ना। तो वही है कि पूरी संविधान की जो शक्ति है वो जनता है। क्या है? भारत की जनता। इसी जनता की भलाई को देख के पूरे संविधान का निर्माण किया गया, किसी भी तरह से जनता को कोई दिक्कत न हो। ठीक है? तो क्या समझे हम लोग? संविधान के शुरुआत में क्या है? हम भारत के लोग। अंत में क्या है? 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत करने की बात है। ठीक है? तो संविधान के बारे में दो चीजें बात आती है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका से। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात आएगी तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना का विचार की बात है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है? लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रहेगा? चलिए, ये हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया? लागू। ये दोनों तो पढ़े हैं, पढ़ भी चुके हैं कि 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत किया गया और उस 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं और संविधान की कुंजी भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है तो क्या कहेंगे? प्रस्तावना। संविधान की कुंजी कौन है? तो कौन है? प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रस्तावना। पूरा जो संविधान है वो संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना। संविधान की कुंजी कौन है? प्रस्तावना। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो कहेंगे अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें ये रहेगा, अनुच्छेद 32 आएगा, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बस खाली ये ध्यान रखिए कि अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को। अगर किसी का नाम नहीं आता है, किसी का नाम नहीं आता है, केवल आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? प्रस्तावना। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रस्तावना। अगर नाम ले लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अंबेडकर जी का नाम ले लिया गया, तब क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32। इतनी चीज क्लियर है? तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को हम लोग कितने भागों में? 3 भागों में। क्योंकि प्रस्तावना में जो एक एक पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट का मतलब समझना है, बहुत कठिन पॉइंट नहीं है। तो एक है संविधान का स्रोत, हम मान सकते हैं, दूसरा स्वरूप, और तीसरा देखिए जगह नहीं था, हमने यहाँ लिख दिया उद्देश्य। बात समझ में आ रही है? तो इसको गोला कर दें। संविधान के स्रोत है, स्वरूप है और उद्देश्य है। ये 3 हैं। ठीक है? तो प्रस्तावना को 3 भागों में हम लोग बांट दिए। तो इसी को एक एक भागों को देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के स्रोत कौन है तो कहेंगे भारत की जनता या भारत के लोग। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। याद रहेगा? अगर संविधान के स्रोत कौन है
भारत की जनता या भारत के लोग। अगर पूछा जाए संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है तो क्या कहेंगे? भारत की जनता से। संविधान के स्रोत की बात किया जाए या संविधान की को शक्ति कहाँ से मिलती है, ये दोनों चीजें अगर पूछा जाए तो उसका एक ही उत्तर है, क्या? भारत की जनता। क्योंकि भारत की जनता ही सब पूरे संविधान की शक्ति है और उसको शक्ति यहाँ यहीं से मिलती है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सब जो शब्द हैं स्वरूप हैं, स्टार्टिंग के 5 शब्द हैं उसमें जब हम लोग देखें प्रस्तावना तो उसमें 5 शब्द आए थे, वही शब्द स्वरूप को दर्शाता है। 5 शब्द कौन कौन थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसी को कहीं कहते हैं संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र की बात करते हैं। पहला पॉइंट था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा था समाजवादी, तीसरा था पंथ निरपेक्ष, चौथा था लोकतंत्रात्मक, पांचवा था गणराज्य या गणतंत्रात्मक। ठीक है। तो इसी का मतलब हमको समझना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र, इसका क्या मतलब है, बस केवल मतलब जानना है और कुछ नहीं जानना है। कभी भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा आपसे कि संप्रभु राष्ट्र का क्या मतलब समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर कोई राष्ट्र है तो उसका क्या मतलब हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर कोई राष्ट्र है उसका ये मतलब है कि पहले अपना देश क्या था? गुलाम था। हम कोई निर्णय ले सकते थे हमारे कहाँ क्या करना है, कौन सी फैक्ट्री लगानी है, क्या हमें आयात करना है, क्या निर्यात करना है, विदेशों से क्या करना है, ये देश के अंदर और देश के बाहर। अंदर और बाहर का मतलब समझ रहे हैं? अपने देश में कोई निर्णय लेना हुआ तो हमारे पास संसद है, कानून है, कानून बना सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, उसे पास कर सकते हैं। बाहर विदेश में भी जाना है, वहाँ पर भी निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आज भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का यही मतलब हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र का मतलब समझे? बात समझ में आई कि भैया हम किसी से पूछने थोड़ा जाएंगे, अरे देश हमारा आजाद हो गया तो हम किसी से पूछने थोड़ा जाएंगे कि हम ये करें कि न करें। ठीक है। अपने घर में कोई निर्णय लेना है तो पड़ोसी से जाएंगे पूछने, अपना लेंगे ना। घर के अंदर निर्णय लेना है चाहे घर के बाहर निर्णय लेना, किसे? अपना लेंगे ना, कि पड़ोसी से पूछेंगे भैया आज सोचा था कि आज हम अपने दुकान खोल दें, पूछने जाएंगे? पूछने तो नहीं जाएंगे, हमारा मन है हम खोल दिए। तो वही है कि अंदर आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आया? आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगला है समाजवाद। समाजवादी, इसको सभी लोग जानते हैं कि समाजवाद का मतलब हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सबको समान रूप से अवसर मिले, कोई ऊंच नीच न रह जाए, कहीं भी समाज में असमानता न रह जाए। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि किसी को बराबर होने के लिए, समाज में समान होने के लिए लड़ाई करना पड़े, ऐसा बात नहीं है। उसको समान अधिकार मिला है। ऐसा नहीं कि इनको अलग अधिकार है उनको अलग। भारत के हर नागरिक को समान अधिकार है, जो अधिकार इनको है वही अधिकार इनको है। ये नहीं कि जाति और वर्ग देखकर हमें अधिकार मिले हैं। ठीक है। तो सबको समान अधिकार है। जबकि यूरोप में क्या था? यूरोप जान रहे हैं ना, महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में उनको समान अधिकार नहीं था। वो मजदूर बेचारे बहुत लड़ाई किए, संघर्ष किए, तब जाके उनको क्या हुआ? समान अधिकार मिला। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में संविधान में ऐसी बातें हैं जिससे सबको समान अवसर
मिले, सबको समानता का अधिकार मिले, सबको समान, भारत के सभी लोगों को समान समान सभी चीज़ें मिले, जो भी सुविधाएं मिले सबको समान मिले। तो ये हो गया समाजवादी, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही बात आता है। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष आता है, कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष आता है, ठीक है। क्योंकि जो संविधान में लिखा है वो पंथ निरपेक्ष है, संविधान में क्या लिखा है, पंथ निरपेक्ष। लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि धर्म निरपेक्ष क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब यही है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार मिलता है, नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान अधिकार मिलता है ना। सब लोग अपना त्यौहार मनाते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना है कि कहेंगे नहीं मुस्लिम वालों को त्यौहार नहीं मनाने देंगे, ऐसा होता है? हर राज्य में अपने मन से सब त्यौहार मनाते हैं, अपना जो वो त्यौहार संस्कृति का पहनावा रहता है पहनते हैं, करते हैं ना। कोई धर्म नहीं ना है राज्य का, राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं ना है कि है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है। तो वही है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान आदर है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि शक्ति जो है, जैसे जनता जो है, जनता अपनी सरकार चुनती है। लोकतंत्रात्मक एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में जानते हैं जैसे राजा है, राजा का शासन चलता है। जैसे पहले नहीं टीवी वीवी में देखते थे, राजा मर गए, राजा का लड़का राजा हो गया। तो जब लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में जनता चुनती है। अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो जनता क्या करेगी, हटा देगी। इसीलिए ना जब चुनाव होता है तो सब लोग आते हैं, नहीं होता है कि एक लोग के दरवाजे पर आए तो मम्मी देखो 5 साल वाले मेहमान आए हैं। कौन मेहमान? 5 साल वाले। 5 साल वाले मेहमान मतलब वोट मांगने वाले। बात समझ में आ रही है? तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि शासन की शक्ति जो है वो जनता के हाथ में होती है, जनता ही चुनती है। गणराज्य का मतलब, गणतंत्र का मतलब कि ये वंशानुगत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुन लिए गए तो क्या राष्ट्रपति का लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा? ऐसी बात नहीं ना है। चुनाव फिर से होगा, प्रधानमंत्री कोई और है इस समय, अब अगली बार फिर चुनाव होगा, जो जीतेगा वो बनेगा। ऐसा नहीं ना कि एक बार जो प्रधानमंत्री बन गया उनके लड़के भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो गणतंत्र का मतलब यही है कि वंशानुगत कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए खाना। तो हम लोग देख रहे थे कि लोकतंत्र और गणतंत्र ये दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है। लोकतंत्र में क्या है, जनता का शासन होता है। जनता का शासन का मतलब कि जनता अपने शासक को चुनती है। शासक को चुनने का मतलब अपने जो नेता हैं, मंत्री हैं, ये सब चुनती है ना। तो जनता चुनती है, अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो उसको हटा देती है। तो एक तरह से ये गणतंत्र है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र में जनता ही मेन होती है, जनता अपने हिसाब से सरकार चुनती है, अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो हटा देती है। इसमें राजा वाला मैटर नहीं है कि राजा का लड़का राजा होगा। जैसे इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो 5 साल बाद उनको हटा दिया जाएगा, जनता उनको नहीं चुनेगी। चुनेगी? जो भी नेता हैं अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको चुनते हैं। अपने गांव लेवल पर देखते हैं, प्रधान का चुनाव होता है ना, जो प्रधान अच्छा काम करते हैं उनको तो फिर चुनते हैं, नहीं अच्छा काम करते हैं उनको हटा देते हैं, उनको नहीं चुनते हैं, होता है ना। तो वही है। अब गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब कि जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उनका लड़का फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये नहीं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो उनके लड़के बन जाए, उनके लड़के की मृत्यु हो जाए तो उनके लड़के बन जाए, ये वाली व्यवस्था नहीं है।
हमेशा बदलती रहती है, जनता जिसको चाहे उसको चुन सकती है। तो ये है लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। उद्देश्य की बात, पहला था संविधान के स्रोत, दूसरा था स्वरूप, और तीसरा क्या था? उद्देश्य। तीसरा क्या था? उद्देश्य। जब उद्देश्य की बात हो रही थी तो उद्देश्य में सबसे पहले बात आती है न्याय की। किसकी बात आती है? न्याय की। तो न्याय में 3 तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में किसी भी तरीके से कहीं भेदभाव वाली स्थिति न हो, कोई ऊंच नीच वाली भाव न हो, सबको समान रूप से देखा जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। तो ये है समानता का, ठीक है, सामाजिक। आर्थिक का मतलब सबको एक समान करने का प्रयास किया जाए, जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, ऐसा है ना हमारे यहाँ, गरीबी है और अमीर, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब हैं। तो गरीबों को हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है कि गरीबी रेखा से ऊपर ला करके सबको एक समान करने का प्रयास किया जाए। ये हमारे संविधान में है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है गरीब रहे, उनको अमीर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा हमारे संविधान में है कि आर्थिक रूप से भी सब लोग समान हों। राजनैतिक, सभी वर्ग को समान अवसर मिले। जैसे ये नहीं होता, कोई चुनाव होता है तो उसमें सभी वर्ग के लोग रहते हैं ना, ऐसा नहीं रहता कि एक वर्ग के रहते हैं, हिंदू रहते हैं तो मुसलमान नहीं रहते, सिख नहीं रहते, या जाति भी ले लेते हैं तो हर जाति के लोग रहते हैं। ऐसा ही नहीं रहता कि केवल पुरुष रहें महिलाएं न रहें, सबको शामिल किया जाता है ना। तो वही है कि राजनीति में भी सबका सहयोग लिया जाता है, सबको समान अवसर दिया जाता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, सबको समान अवसर दिया जाता है। तो सबको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से न्याय मिलने का मतलब कि कहीं भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कहीं भी असमानता न रहे। ये नहीं कि उनको ये रहे कि जो गरीब हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, फला जाति को न्याय नहीं मिलेगा। सबके लिए न्यायालय की व्यवस्था क्या है? समान है। स्वतंत्रता, सबको समान अवसर है, सबको अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता एक निश्चित सीमा है। ये नहीं कि स्वतंत्रता है जब क्लास में पढ़ाई हो रही है तो गुरुजी तो पढ़ाए हैं कि सब जो है स्वतंत्र रहना चाहिए, सबको स्वतंत्रता का समान अधिकार है, तो इसी जगह लगा डांस करें, ठीक है। कहीं कोई सभा हो रही है, कहीं कोई बैठक है तो उसमें लगे गलत काम करने। तो स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता की एक सीमा है। अब रोड पर जाके नहीं कि हमको स्वतंत्र रहने के लिए कहा गया है, रोड पर इधर उधर इधर जाएंगे तो आएगा गाड़ी मार के चला जाएगा। तो स्वतंत्रता का मतलब कि सबको स्वतंत्रता है, ये है कार्य करने की स्वतंत्रता है, अपने खुले में सो लेते हैं, हर तरह की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है ना। चलिए, तो स्वतंत्रता के बाद अगला है समता। समता मतलब समानता का अधिकार। वहीं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी लोग समान हो सके, ठीक है। कहीं से चाहे सामाजिक रूप से देखें, समाज में कहीं भेदभाव न रह जाए। ये जो धन दौलत है, आर्थिक मतलब क्या है? आर्थिक मतलब आय व्यय से, आय व्यय में भी कहीं ना कहीं समानता रहे। और राजनीतिक मतलब राजनीति में भी ऐसा ना हो कि एक ही वर्ग के लोग हो जाए, राजनीति में भी समानता रहे। वही है समता। व्यक्ति की गरिमा का भी उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। जब संविधान बना तो अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की गरिमा के बारे में भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब हमारे राष्ट्र में, भारत देश में विभिन्न जाति के लोग हैं कि नहीं?
विभिन्न जाति की नहीं है, बहुत सी जातियां हैं ना, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं। नहीं धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, धर्म है। सबकी भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, नहीं है। भूभाग भी अलग अलग है, कहीं पर्वत है कहीं पठार है, ये भूभाग भी अलग अलग है। फिर भी पूरा भारत क्या है, एक है। ठीक है, इस अनेकता में एक है। विभिन्न विभिन्नताओं के बावजूद भी अपना भारत कैसा है, एक है। तो वही है कि अखंडता और एकता, अखंडता और एकता। ठीक है, तो एकता और अखंडता का मतलब समझ में आया कि विभिन्न भारत विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत का है, एक है। इसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी अपना भारत एक सूत्र में बंधे हैं। ठीक है, किसी न किसी रूप से सभी मिले हुए हैं, इतनी विभिन्नताओं के बावजूद। नहीं है क्या? कहीं पर्वत है कहीं पठार है, कहीं पर लोगों का रहन सहन अलग है, उनकी भाषा बोली, लोग एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझ पाते। नहीं है, हम लोग केरल में चले जाते हैं, केरल की भाषा समझ पाएंगे? लेकिन फिर भी हम कहा जाता है कि पूरा भारत एक है, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, बंधुता मतलब सबका भाईचारा, आपस में जो भाईचारा है, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलते हैं, आपस में जो भाईचारा है। तो इसका मतलब समझ में आया। न्याय का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबको न्याय मिले। न्याय मिले मतलब कहीं भेदभाव न रह जाए, सबको बराबर का दर्जा मिले। स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र जो है अखंडता के बावजूद भी एकता और अखंडता है, मतलब विभिन्नताओं के बावजूद भी क्या है, भारत एक है और आपसी भाईचारे की बात है। तो इतनी चीजें हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि शुरू में क्या हुआ, कि शुरू में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जाता था। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि देखिए, ये है बेरुबारी संघ, बेरुबारी संघवाद। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, केस चला। ठीक है, वाद हुआ, मतलब केस लगाया गया, उस केस का नाम है बेरुबारी संघवाद। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं करता है, कि वो केस ये किया गया, वो वाद ये था बेरुबारी संघवाद, वो 1960 में था। इसके अनुसार ये था कि प्रस्तावना जो है अपने संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। बात समझ में आ रही है कि संविधान अलग है, प्रस्तावना अलग है। संविधान से प्रस्तावना का कोई मतलब नहीं है, अंग नहीं है, तो संशोधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि संशोधन तो हम लोग संविधान में कर सकते हैं। तो जब प्रस्तावना उसका अंग है या नहीं है, तो संशोधन कहाँ से करेंगे? संविधान में ना संशोधन होता है। संविधान उस तरह से बना था कि उसमें आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़े तो संशोधन कर दिया जाए। तो बेरुबारी संघवाद 1960 का जो था, उसके अनुसार क्या था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वाद के अनुसार संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो क्या कहेंगे? बेरुबारी संघवाद 1960, या बेरुबारी संघवाद 1960 है क्या? बेरुबारी संघवाद 1960 ये है कि उसके अनुसार प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। ठीक है, तो इहो सब बहुत अजीब हैं। अब यहाँ कहेंगे कि संविधान का अंग नहीं है, फिर अगला फिर केस जाता है तो फिर कहते हैं संविधान का अंग है। ठीक है, ये सब अपने में परेशान है। तो उसके बाद जब 1973 में फिर एक केस हुआ, फिर एक वाद हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। केशवानंद भारती और केरलवाद 1973 में। तब ये क्या कहा, तब सुप्रीम कोर्ट कहा,
सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं ना, उच्च न्यायालय ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहा सबसे बड़ा जो न्यायालय है, सबसे ऊंचा जो है वही है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सब केशवानंद भारती केरलवाद में 1973 में फिर ये लोग कहे कि भैया ऐसा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, अंग है। संविधान का अंग क्या है कौन, प्रस्तावना। तो संशोधन कर सकते हैं, नहीं संशोधन कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वाद है, वाद मतलब समझ रहे हैं ना, वही मुकदमा, वाद माने मुकदमा, केस। तो कौन सा ऐसा वाद है जिसके अनुसार प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, कौन सा वाद है? प्रस्तावना में संशोधन करने वाला कौन सा वाद है? केशवानंद भारती केरलवाद 1973। ठीक है, कौन सा वाद है जिसके अनुसार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते? वेरूबारी संघ वाद। ये दूठो सुप्रीम कोर्ट का केस था, वाद था। किससे संबंधित? प्रस्तावना से संबंधित। एक ठो 1960 में था, एक ठो 1973 में था। 1960 में था वेरूबारी संघवाद, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते हैं तो उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। और फिर केशवानंद भारती बनाम केरल वाद जो 1973 में था, उसके अनुसार संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया जाता है, उसके अनुसार संशोधन कर सकते हैं। तो वो जो संशोधन किए, तो एक ही संशोधन हुआ है अब तक प्रस्तावना में, एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। कब संशोधन हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। उनके अनुसार 3 ठो शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो इससे प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन के में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो अपना जो प्रस्तावना है उस पूरी प्रस्तावना में कहीं भी संघ का जिक्र नहीं है। याद रखिएगा, पूरे प्रस्तावना में संघ और मताधिकार ये 2 शब्द कहीं नहीं आए हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष आया है, पंथ निरपेक्ष आया, स्वतंत्रता आया है, एकता और अखंडता आया है। ठीक है, सब कुछ आया है, लेकिन कहीं भी संघ और मताधिकार, संघ और मताधिकार ये 2 शब्द नहीं आए हैं। तो याद रखिएगा कि अपने प्रस्तावना में कौन से ऐसे 2 शब्द हैं जो नहीं आए हैं। अगर पूछा जाए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है, हाँ। समाजवादी आया है, हाँ। पंथ निरपेक्ष आया है, उसी के साथ जोड़ दिया जाए एक संघ, तो कौन सा शब्द नहीं है? संघ। 3-4 ठो शब्द दे दिया जाए, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, उसी में जोड़ दिया जाए मताधिकार, तो कौन सा शब्द नहीं आया है? मताधिकार। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें, उसके बाद प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का निर्माण होता है, याद है? 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को डेट, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था और 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग विरोध किया था, तो 11 दिसंबर को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाते हैं। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या रहता है? प्रस्तावना रहता है। ठीक है, तो प्रस्तावना का एक नाम उद्देशिका भी रहता है। प्रस्तावना का नाम उद्देशिका भी होता है। ठीक है, अगर कहीं उद्देशिका कहा जाए तो ये मत सोचिए कि उद्देशिका क्या है, वही प्रस्तावना है।
ठीक है, आगे चले। तो प्रस्तावना के बारे में दो चीज है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। तो प्रस्तावना केवल पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा का जिक्र हो तो वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और संविधान के बारे में जान ही रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब संविधान की आत्मा और कुंजी ये किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र होगा, किसी का नाम लिया जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। कब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अगर प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो कहेंगे अनुच्छेद 32 को। ठीक है, आगे चले। ये जो प्रस्तावना हमारा है उसको हमने 3 भागों में बांट लिया है, संविधान के स्रोत, स्वरूप और एक तीसरा भाग है उद्देश्य। ठीक है, संविधान के स्रोत का मतलब, और एक चीज, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, हम भारत के लोक से। समाप्ति कहाँ होता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने पर। याद है, तो याद रखिएगा कि शुरुआत कहाँ से होता है, हम भारत के लोक से, और अंतिम कहाँ होता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने की बात आती है। तो 3 भाग हैं, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत कहाँ से है, संविधान के स्रोत क्या है तो कहेंगे भारत के लोग या भारत की जनता। भारत संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, भारत की जनता से। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। उसके बाद कुछ पॉइंट है उनके बारे में बस समझना है कि किसका क्या मतलब है। 5 पॉइंट हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका ये मतलब है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत अपना निर्णय स्वयं लेगा, किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। चाहे देश, अपने देश में राय लेना हो, चाहे विदेश में जाकर कहीं राय लेना हो, तो वह पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। अगला है समाजवादी, मतलब सबको समान अवसर मिले, सबको समानता का अधिकार मिले। जैसे यूरोप में था तो संघर्ष से मिले, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके हमको समान नहीं होना है। यहाँ पर सबको वैसे ही संविधान में ही ऐसी व्यवस्था की गई कि सबको समान अवसर मिले। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, सबको समान आदर है। कोई किसी भी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। अगला है लोकतंत्र का मतलब कि जनता ही यहाँ पर शासन करती है, मतलब जनता ही शासक चुनती है। अगर शासक अच्छे नहीं है तो जनता उनको बदल सकती है। गणतंत्र का मतलब ये राजशाही व्यवस्था नहीं है, वंशानुगत नहीं है कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो गया तो उनका लड़का ही होगा। ये राजतंत्र वाली व्यवस्था है। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का लड़का राजा होता है, लेकिन गणराज्य में या गणतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। उद्देश्य में क्या है, न्याय के हिसाब से सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सबको न्याय मिले, सभी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख अनुच्छेद किस में है, 21 में। विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत अपना एक है और आपसी भाईचारा। 2 ठो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में वाद है। कौन कौन वाद, बेरुबारी वाद 1960 पहला, और एक है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल। बेरुबारी वाद में क्या है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते हैं लोग, इन्हें कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो कौन सा ऐसा वाद है जिसके द्वारा संशोधन नहीं कर सकते, बेरुबारी संघ वाद 1960, उसके अनुसार प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल वाद जो है 1973, इसके अनुसार संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लेते हैं तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, नहीं करेंगे, जब संविधान का अंग हो गया तो संशोधन कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा वाद है जिसके अनुसार
संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। कौन सा है? केशवानंद भारती केरलवाल का। अब एक ही संशोधन हुआ है अब तक, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अनुसार 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रस्तावना में संघ और मताधिकार कहीं भी नहीं आया है। कौन से वर्ड हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रस्तावना में नहीं आए हैं? संघ और मताधिकार, और बकिया लगभग में तो सब आए हैं। प्रश्न पूछा जाए? चलिए, तो आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना देखी, तो मुझे ये बता दीजिए कि प्रस्तावना का जो प्रारंभ होता है वो किन शब्दों से होता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ठीक। अंतिम कहाँ होता है? अंतिम, हाँ, अंतिम कोई डेट रहता है जो अंत होता है? 1949। वेरी गुड। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने की बात होती है ना। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि प्रस्तावना लिया किस देश से गया है? प्रस्तावना किस देश से लिया गया? प्रस्तावना। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। वेरी गुड। अच्छा, प्रस्तावना को हमने बताया था कि प्रस्तावना को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है? संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। तो जो संविधान का स्रोत है वो क्या है? संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। वेरी गुड। तो पूरे संविधान का जो स्वरूप है वो कुछ शब्द हैं जो उन शब्दों से उसके स्वरूप का पता चलता है। तो उसमें पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या मतलब है? आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने को स्वतंत्र। अच्छा, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष, राज का कोई धर्म नहीं है। अच्छा, गणराज्य का क्या मतलब है? हाँ, कोई भी जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, इसके प्रस्तावना के बारे में 2 ठो वाद है। सर्वोच्च न्यायालय में 2 ठो वाद चल रहा था, ठीक है? एक वाद ऐसा था जिसके अनुसार प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? संशोधन नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा वाद था? कौन सा वाद था जिसके अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते? वो कौन सा? बेरूबारी संघवाद। किस सन में हुआ था? 1960। वेरी गुड। उसके बाद एक और वाद आया जिसके अनुसार यह मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा संविधान है बदल दे, जो उसका मूल ढांचा है वो नहीं बदलना चाहिए। वो कौन सा वाद था? केशवानंद भारती बनाम केरलवाल। वेरी गुड। 2 प्रश्न और मुझे बता दीजिए। एक प्रश्न बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके अनुसार 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है? कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। वो कौन सा संशोधन था? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। किस सन में था वो? 1976। वेरी गुड।
अंतिम प्रश्न, मुझे ये बता दीजिए कि दो शब्द ऐसे हैं जो प्रस्तावना में नहीं आए हैं। संघ और मताधिकार। वेरी गुड। तो कुछ प्रस्तावना के बारे में समझ में आया? चलिए प्रश्न उत्तर दे लेंगे। चलिए।